अभी तक शायद 5 लाख करीब का लॉस हो चुका था मेरे को। बट मैं अंदर से बहुत डरा हुआ था क्योंकि 2 बार ऐसा हो चुका है मेरे साथ। तो अब मैं क्या करूँ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? फिर भी मैंने कहा चलो थोड़ा छोटे से कैपिटल से स्टार्ट करता हूँ, शायद 1-1.5 लाख रुपए करके मैंने स्टार्ट किया उसको। जब मैं एक्चुअल ट्रेड लेने लग गया तो मैंने देखा कि इसमें भी लॉस हो रहा है, कुछ दिन प्रॉफिट होता था, कुछ दिन लॉस होता था। शायद 6 महीने के अंदर ना वो कैपिटल भी वाइप आउट हो गया। तो अभी कम से कम 6-6.5 लाख रुपए में लॉस में बैठा हुआ था। मैं हमेशा से ना शॉर्टकट ढूंढता रहा, कोई ऐसा शॉर्टकट मुझे मिल जाए ताकि मैं अपना लॉस रिकवर कर लूँ और ट्रेडिंग हमेशा के लिए क्या कर दूँ, छोड़ दूँ। काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि जॉब के साथ ट्रेडिंग करा जा सकता है कि नहीं। मैं आज इसी सवाल का जवाब देने आया हूँ। मेरा नाम प्रकाश बेहुरा है और मैं एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ और इन्वेस्टर भी हूँ और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी करता हूँ और एक ऑथर भी हूँ। मैं उड़ीसा के एक छोटे से गाँव से पैदा हुआ और वहाँ पे जो है मुश्किल से ज़्यादा 60 घर होंगे और सारे के सारे उस टाइम पे मिट्टी के घर हुआ करते थे। जब मैंने होश संभाला तो मैं शायद 7th या 8th क्लास में था उस टाइम पे, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं ना पढ़ने में अच्छा हूँ, ना बाकी किसी चीज़ में अच्छा हूँ। पर जैसे-तैसे करके जो है मेरे पासिंग मार्क्स आ जाते थे, 40% पासिंग मार्क्स होते थे, तो उस टाइम पे उसी तरीके से मैं पास होता रहा 7th-8th तक। बट फिर मैंने 9th और 10th में मैंने थोड़ा बहुत मेहनत करा और जो उड़ीसा के बोर्ड होता है 10th बोर्ड, उसको मैंने पास किया 9th-10th वहाँ से क्लियर करने के बाद। मेरे पेरेंट्स लोग जो है दिल्ली मूव हो गए, तो मैं भी दिल्ली मूव हो गया। जब मैं रेलवे स्टेशन से आ रहा था अपने घर पे, तो मैंने यहाँ पे देखा जो काफ़ी बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें हैं क्योंकि मैंने इतनी ऊँची-ऊँची बिल्डिंगें अपने गाँव में नहीं देखा था, तो मैं काफ़ी घबरा गया। तो जैसे-जैसे घर पहुँचता रहा, मैं ये सब देख के मुझे लगा कि मैं यहाँ तो नहीं रह सकता। बट काफ़ी दिन तक ना मैं घर में छुपा रहा कि मैं बाहर नहीं निकलूँगा क्योंकि मुझे हर चीज़ से डर लगता था। ये बसें वगैरह इतनी सारी नहीं दिखते थे। गाँव में जो होते थे 1-2 ऑटो-वोटो ही देखा होगा मैंने, तो ये सारी चीज़ें देख के मैं काफ़ी घबरा गया था। जैसा कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या हुआ, एक सरकारी स्कूल में एडमिशन मिला 11th-12th करने के लिए। तो जब मैं पहली बार स्कूल गया तो वो भी बड़ा काफ़ी स्ट्रगल भरा था क्योंकि ना मुझे हिंदी आती थी और ना ही इंग्लिश आती थी। लोग मुझे गूंगा करके बुलाते थे बिकॉज़ मैं ना हिंदी में बात कर पाता था, ना इंग्लिश में बात कर पाता था। तो लोगों को साथ में ना मिक्स हो पा रहा था, ना पहले जो साल था मेरा इतना क्रिटिकल गुज़रा कि लोग मेरे से बात ही नहीं करते थे क्योंकि मुझे बात ही नहीं करना आता था हिंदी हिंदी या इंग्लिश में। तो धीरे-धीरे करके फिर मैंने सोचा कि किसी तरीके से इंग्लिश तो पढ़ना सीख लेता हूँ अच्छे से क्योंकि उड़ीसा मीडियम में मैंने पढ़ा था तो वहाँ पे इंग्लिश भी इतने ज़्यादा प्रेफ़रेंस नहीं देते थे। बट मैंने हिंदी बोलने पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करा, मैं हार नहीं माना कि मैं नहीं बोल पाऊँगा करके, तो मैं हिंदी मूवीज़ देखना चालू किया, तो उससे धीरे-धीरे करके मैं बोलना सीख गया। अब शायद मैं थोड़ा-सा अच्छा से बोल पाता हूँ। इतना अच्छा नहीं बोल पाता बट इतना बोल लेता हूँ कि जो लोगों से मैं बातचीत कर पाऊँ। तो ये जो दोनों साल गुज़रे मेरे काफ़ी स्ट्रगल भरा रहा क्योंकि इंग्लिश मीडियम में जाना, बुक सारे इंग्लिश में थे और हिंदी बोलना। तो जैसे-तैसे करके मैंने 11th-12th भी पास करा और वो भी उसमें कुछ बहुत अच्छे मार्क्स मेरे नहीं थे। बट उस टाइम पीरियड में एक चीज़ बड़ा अच्छा हुआ, तो मेरे एक टीचर हैं जिनसे मैं इकोनॉमिक्स पढ़ता था, वो बड़ा पसंद करते थे मेरे को। तो उन्होंने कहा कि आप इकोनॉमिक्स में इतने अच्छे मतलब स्टूडेंट रहे हो, तो आप कोचिंग सेंटर्स में क्यों नहीं पढ़ाते हो? तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि घर के हालात इतने भी अच्छे नहीं थे कि मैं मना कर देता, तो मैंने कहा ठीक है मैं पढ़ा लेता हूँ। तो उन्होंने क्या करा मुझे एक कोचिंग सेंटर में एक मौका दिया पढ़ाने के लिए। उस टाइम पे 4 बच्चे शायद मुझे दिए थे और चारों के चारे बच्चों का ना इकोनॉमिक्स में कंपार्टमेंट आया था। तो मैंने कहा चलो ठीक है मेहनत करता हूँ। तो मैंने कोशिश करके उन लोगों को काफ़ी मेहनत किया उन चारों पे, तो लकीली क्या हुआ चारों के चारों पास हो गए। तो जो कोचिंग सेंटर में जहाँ पे मैं पढ़ा रहा था उनको, तो वो बड़े खुश हुए कि 4 बच्चे पढ़ाए अपने और चारों के चारों बच्चे जो है पास हो गए। तो उन्होंने क्या सोचा कि मुझे फुल टाइम रखने के लिए मेरे से उन्होंने अप्रोच किया। तो मैंने कहा ठीक है मैं फुल टाइम पढ़ा लेता हूँ। तो फिर मैं पहले क्योंकि वो कोचिंग सेंटर काफ़ी उस इलाके में मंडावली करके एक इलाका है ईस्ट दिल्ली में, तो उसमें क्या है कि काफ़ी अच्छा फ़ेमस सेंटर था। तो जब मैंने वहाँ पढ़ाना चालू किया, तो बाकी सारे सेंटर वाले मुझे अप्रोच करने लगे इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए। तो फिर मैं चारों पाँचों सेंटर आस-पास में जितने भी थे, सब में जाके 2-2 घंटे पढ़ाने लग गया। लाइफ़ बड़ा सेट था, मुझे पैसे भी अच्छे मिल रहे थे उस टाइम पे क्योंकि 3-4 सेंटरों में मैं पढ़ा रहा था। तो लाइफ़ सेट था, स्मूथ चल रहा था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, सब बढ़िया था। बट बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में ये था कि मुझे कुछ और करना है। मुझे सिर्फ़ एक टीचर नहीं बनना बिकॉज़ मैंने अपने पापा को ये देख लिया था कि वो जब किसी से बात करते हैं ना, उनको शर्म आती है मेरे बारे में बोलने के लिए कि मेरा बेटा एक ना ट्यूटर है करके।
तो वो भी चीज़ थी और बाकी मेरे मन में पहले से ही एक बैठा हुआ था कि मैं सिर्फ ना टीचर बन के नहीं रहना है मुझे, कुछ ना कुछ और करना है। तो उस टाइम पे क्या होता था, एमबीए का बड़ा क्रेज़ था। सब लोग एमबीए के बारे में बात करते थे, न्यूज़पेपर आते थे तो न्यूज़पेपर में ना एमबीए के बहुत बड़े-बड़े ऐड आते थे कि अगर आप एमबीए कर लेते हो तो बड़ा अच्छा जॉब लग जाएगा करके। तो मैंने कहा ठीक है चलो एमबीए कर लेते हैं। बट हाँ, उस टाइम पे मुझे इतना कोई गाइडेंस भी नहीं मिला, किसी ने मुझे बताया नहीं कि आईआईएम अहमदाबाद भी कुछ होता है, इतने बड़े-बड़े कॉलेज हैं, जैसे आईएसबी है, तो उसके लिए टेस्ट देना पड़ता है। बट मैंने शायद इसलिए भी टेस्ट नहीं दिया क्योंकि मुझे पता था कि मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ पढ़ाई में, तो मुझे सिर्फ 2 सब्जेक्ट बड़े अच्छे लगते थे, एक इकोनॉमिक्स और एक मैथ्स। तो इस वजह से मैंने क्या करा, एक प्राइवेट कॉलेज में मैंने एमबीए करने का डिसाइड किया। तो एज़ ए मिडिल क्लास फैमिली होने की वजह से तो फीस जो वगैरह जो जिस प्राइवेट स्कूल में जिस प्राइवेट कॉलेज में मैं एमबीए करने की सोच रहा था, तो उसमें की भी फीस बहुत ज़्यादा था। पर जैसे-तैसे करके पापा ने अरेंज किया तो मैंने एमबीए ड करने का डिसाइड किया, तो एमबीए मैंने 2 साल किया। 2009 से लेके 11 तक जो है मैं एमबीए करता रहा। बट उस टाइम पीरियड में मुझे कुछ ऐसा नहीं था कि मुझे स्टॉक मार्केट में जाना है या कुछ करना है। और मैंने जब एडमिशन लिया था एमबीए में, तब मैं ये सोच के बैठा था कि एमबीए करने के बाद ना जॉब मिलना बड़ा आसान है। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही मैं एमबीए पास किया मैंने 11 बैच को पास करने के बाद 11th में कुछ हुआ मार्केट में, जो लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी। जितने सारे बैच में हमारे बच्चे थे, कुछ ही लोगों का सिर्फ़ अच्छी नौकरी मिली, बाकी सबको नहीं मिल रही। तो मैंने बड़ा स्ट्रगल किया 2-3 महीने, क्योंकि जो कॉलेज प्लेसमेंट होती है जिसमें कंपनीज़ आते हैं लेने के लिए, हर किसी प्लेसमेंट में बैठता था, बट मेरा सिलेक्शन नहीं होता था। तो फिर थक-हार के मैंने देखा खाली बैठने से क्या करें, तो उसलिए मैंने क्या करा, एक आईसीआईसीआई डायरेक्ट करके एक कंपनी है जो ब्रोकरेज हाउस है, उसको मैंने जॉइन किया। तो क्योंकि खाली बैठने से अच्छा कुछ ना कुछ कर लूँ, ये सोच के मैंने जॉइन किया था उसको। और वो जो प्रोफ़ाइल थी मेरी, वो सेल्स की प्रोफ़ाइल थी। तो जहाँ जब मैंने जॉइन किया वहाँ पे देखा मैंने, आस-पास के जो लोग मेरे बैठते हैं, वो लोग क्या करते हैं, लोगों को जो है टिप प्रोवाइड करते हैं कि कौन-सा स्टॉक बाय करना है, कौन-सा स्टॉक सेल करना है। तो उस तरह का काम था। जो मेरे साथ में जो कलीग बैठते थे, उन्होंने फिर मुझे ना स्टॉक मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। तो मुझे उन्हीं से ही सबसे पहला जो स्टार्टिंग ट्रेड किया है मैंने, उन्हीं के गाइडेंस पे मैंने किया था। तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बाय करो, अच्छे-अच्छे स्टॉक जो है बाय करो और उनको एक प्रॉफ़िट पे जब आ जाते हैं सेल कर लो, तो आप प्रॉफ़िटेबल हो। मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छी चीज़ है। थोड़ा बहुत पढ़ा था मैंने कॉलेज के टाइम पे, बट मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे आगे जाके स्टॉक मार्केट में ही जाना है। तो फिर मैंने पहला ट्रेड लिया। मेरे पास उस टाइम बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, शायद 25-30 हज़ार रुपए होंगे। तो मैंने फिर उनके कहने पे क्या करा, मैंने एक ट्रेड लिया। तो उसमें क्या है, इंट्राडे ट्रेड था शायद वो, जितना मुझे याद है। तो क्या हुआ कि ₹500 का मुझे प्रॉफ़िट हो गया, तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। एक दिन में अगर ₹500 आ रहे हैं, और मुझे मैथ में ठीक था, तो मुझे कंपाउंडिंग का कैलकुलेशन पता था। मैं तो रिटर्न के हिसाब से देख रहा था कि अगर 25,000 लगा के 500 भी आ रहे हैं, तो अगर मैं इसी रेट पे डेली कंपाउंड कर रहा हूँ, तो पता नहीं कितने पैसे बन जाएँगे। तो फिर मैं घर आया बड़ा खुश होके, तो मैं मम्मी और पापा को बोला कि मैंने कहा देखो, एक बढ़िया अच्छी चीज़ मैंने सीख लिया है, अब इस बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लाइफ़ अब सेट हो जाएगा करके। तो मैंने कहा चलो अब तो अच्छा हो जाएगा सब कुछ। मैं खुश होके बड़ा अगले दिन गया। तो अगले दिन फिर मैंने ट्रेड लिया, तो मुझे लॉस हो गया। तो मैंने उनको पूछा कि अब आपने जैसा बोला था मैंने तो ऐसे ही किया, फिर क्यों लॉस हो गया? तो कहते हैं नहीं, मार्केट्स तो ऐसे ही होता है, कभी प्रॉफ़िट होगा, कभी लॉस होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर मैं 2 महीने करीब जो है इसी तरीके से उनके कहने पे, जो वो बोलते थे बाय करो, जो कहते थे वो सेल करो, तो मैंने उसी तरीके से करा। 2 महीने करीब करा मैंने ऐसे। तो मैंने ओवरऑल देखा, जब मेरा कैपिटल जो है ना वो हाफ़ हो गया है। तो मैंने कहा यार ये कैसे है? क्योंकि शुरुआत में तो ये उम्मीद थी कि हमेशा प्रॉफ़िट ही होगा करके, और बहुत ज़्यादा पैसे कमा लूँगा मैं स्टॉक मार्केट से। बट ऐसा एक्चुअली हुआ नहीं। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि अगर मेरा कैपिटल हाफ़ हो गया, तो कुछ दिनों बाद तो पता नहीं और ना हो जाए, तो मैंने ट्रेडिंग जो है बंद करने का डिसीज़न लिया। तो फिर साथ में मैंने क्या हुआ कि उस नौकरी को भी मुझे छोड़ना पड़ा जो आईसीआईसीआई डायरेक्ट में कर रहा था, क्योंकि वो सेल्स का जॉब था। तो उसमें क्या था कि डेली मैं 200 कॉल्स करता था, जो कोल्ड कॉल्स होते हैं क्लाइंट्स वगैरह को, तो उनको कॉल करता था। और एक प्रेशर ये भी था कि आपको म्यूचुअल फंड बेचना है, आपको इंश्योरेंस बेचना है, टारगेट होते हैं, तो डेली कुछ ना कुछ ऐसा प्रेशर क्रिएट होता था, तो मैं उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाया। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि सेल्स का जॉब खराब है या सेल्स की जॉब नहीं करना चाहिए, बट मेरे को शायद सूट नहीं करा, क्योंकि मुझे वैसे कुछ काम करवा लो, चाहे मैं 10-12 घंटे काम कर लूँगा सिस्टम पे बैठ के, या कोई टेक्निकल काम होगा, बट सेल्स मेरे से नहीं हो पा रहा था। तो मैंने कहा अब बेकार में टाइम वेस्ट करने से अच्छा क्या करना चाहिए, जॉब को छोड़ना चाहिए। तो फिर मैंने वहाँ से जॉब छोड़ दिया, ट्रेडिंग भी मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा ट्रेडिंग भी मेरे बस की बात नहीं है, और साथ में जॉब भी, सेल्स वाला जॉब तो मैं नहीं कर पाऊँगा।
बट मार्केट सिनेरियो तब भी खराब थे, तो मैं घर में 2-3 महीने बैठा रहा ऐसे ही कि इंटरव्यूज़ की तैयारी करता रहा, बट फिर भी कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। लकीली क्या हुआ, एक जगह पे मेरा सिलेक्शन हुआ, जो जहाँ पे सिलेक्शन हुआ वहाँ पे मुझे एज़ ए रिसर्च एनालिस्ट का प्रोफ़ाइल मिला। तो मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा प्रोफ़ाइल है, क्योंकि कॉलेज टाइम पे भी मैंने ये सुना था कि इस तरह के जो प्रोफ़ाइल होते हैं ना, वो फाइनेंशियल रिसर्च वग़ैरह करते हैं, तो ये बैठने वाला काम है, ज़्यादा सेल्स ओरिएंटेड नहीं होगा, तो मैं कर लेता हूँ। बट प्रॉब्लम ये था कि वहाँ पे मुझे सिर्फ़ क्या मिल रहे थे, 12,000 रुपए। जब मैंने आईसीआईसीआई डायरेक्ट में था, बट सेल्स की तो जॉब था, बट उसमें कुछ 35,000 रुपए कुछ मुझे मिल रहे थे, और 35,000 से सीधा 12,000। तो मैंने घर में जाके ज़्यादा बोला नहीं कि कितने मुझे मिल रहे हैं, क्योंकि मैं अगर बताता तो और ज़्यादा दुखी हो जाते। तो इसलिए मैंने कहा चलो 12,000 मिल तो रहे हैं, बट काम बहुत अच्छा है, इस पे थोड़ा इस जॉब को कंटिन्यू करना चाहिए। तो शायद मैंने 2 ढाई साल जो है वहाँ पे काम किया, बट उससे मुझे थोड़ा बहुत आइडिया लग गया। प्रैक्टिकल जो नॉलेज होता है ना, फाइनेंशियल्स जो है, जैसे बाकी सारी चीज़ें होती हैं, आप बुक में अलग तरीके से पढ़ते हो, बट आप जॉब पे प्रैक्टिकली करते हो ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो वो 2 ढाई साल से ना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे रीड करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे सीखा। बट साथ में क्या होगा कि बीच-बीच में ना मुझे स्टॉक मार्केट का तो कीड़ा पहले से काटा हुआ था। तो बीच-बीच में क्या है ना, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीज़ें जो हैं मुझे थोड़ा एक्साइट करती थी। तो आप लकीली कह लो चाहे अनलकीली कह लो, जो 2 मेरे फ्रेंड बने वहाँ पे इस वाले जॉब में, जिसमें मैं रिसर्च एनालिस्ट था, वो लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते थे। मुझे ऑप्शन का कुछ भी नहीं पता था, बट खाली मैंने सुना हुआ था कॉल और पुट करके कुछ होता है। तो उन्होंने फिर जैसा बोला कि देखो ये बड़ा ईज़ी है और इस तरीके से कर सकते हैं, कॉल बाय कर लो, पुट बाय कर लो, सेलिंग-वेलिंग भी मुझे कुछ नहीं पता था। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो है सेलिंग बाइंग मैंने करने लग गया। तो शुरू में कुछ दिन तो प्रॉफ़िट हुआ, फिर कुछ दिन लॉस हुआ। तो बट मैं जब 1 डेढ़ महीना देखा ना, तो मैं प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर था ऑप्शन में। तो मैंने कहा ये तो अच्छी चीज़ है, कम से कम पहले जैसा तो नहीं हो रहा कि मैं लॉस में हो रहा हूँ, मेरा कैपिटल हो रहा है। बट उस कॉन्फिडेंस की वज़ह से ना मैंने एक बहुत बड़ा गलत कदम उठाया। मैंने क्या किया, पर्सनल लोन ले लिया। 4 लाख रुपए करीब आस-पास जो है मैंने पर्सनल लोन लिया। फिर मैंने सोचा कि ये तो बड़ा ईज़ी है, और 4 लाख को डबल करके ज़्यादा से ज़्यादा दे दूँगा। तो वो जो लोन लेने वाली मेरी ये जो मिस्टेक थी, वो सबसे बड़ी गलती थी मेरी लाइफ में, क्योंकि लोन लेने के बाद वो 4 लाख जो मैंने बाकी ट्रेड करता रहा, और पुराना जो मेरा कैपिटल था, सारा का सारा कैपिटल 4-5 महीने के अंदर जो है वाइप आउट हो गया। तो मुझे बड़ा दुःख हुआ, मैंने कहा यार कैसे अब ये 4 लाख रुपए चुकाऊँगा? तो फिर दोबारा से फिर मैंने ट्रेडिंग बंद कर दिया, और बहुत ज़्यादा मेहनत करके जो है उस 4 लाख का जो पर्सनल लोन था, किसी तरीके से उसको चुकाया, और मैंने कान पकड़ लिया कि मैं आगे जाके ट्रेडिंग नहीं करूँगा। है ना? क्योंकि मैंने जो पोजिशनल बाइंग सेलिंग करके भी देख लिया, और फ्यूचर एंड ऑप्शन भी करके देख लिया, तो किसी से फ़ायदा तो हो नहीं रहा है, तो मैं क्यों ट्रेडिंग करूँ ना? तो इस चक्कर में मैंने बंद कर दिया। तो उस जॉब को छोड़ने के बाद फिर मेरे को एक कंपनी है डिश टीवी करके, वहाँ पे मुझे नौकरी मिली। फिर मैं वहाँ पे जाके जॉइन किया। बट जो जॉइन किया, जो प्रोफ़ाइल था मेरा, वो इन्वेस्टर रिलेशंस वाला प्रोफ़ाइल था, और जो इन्वेस्टर रिलेशन का काम होता है, उसमें क्या करते हैं कि डेली बेसिस पे जो स्टॉक ब्रोकर होते हैं, उनसे बात करते हैं। तो मेरा प्रोफ़ाइल वही था। तो मैं क्या करता था, जितने भी स्टॉक ब्रोकर हैं, उनको डेटा प्रोवाइड करना, उनसे बातचीत करना, उनसे रिलेशनशिप डेवलप करना होता है। तो उस तरह की प्रोफ़ाइल की वजह से ना, मैं हमेशा स्टॉक ब्रोकरों से ही बात करता था, जो लोग कंपनी को कवर करते थे, उनसे बात करता था। तो बड़ा उनका जब मैं काम देखता ना, बड़ा फ़ैसिनेटिंग काम था, क्योंकि बड़े अच्छे कमा लेते थे वो। तो फिर दोबारा से मुझे लगा कि स्टॉक मार्केट में कुछ ना कुछ तो है, शायद मैं गलत कर रहा हूँ, या मुझे थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए उसको, या फिर और अच्छे से समझना चाहिए। तो मुझे किसी ने गाइड किया, उन्हीं में से जिन जो मेरे दोस्त लोग थे, ब्रोकर लोग, तो उन्होंने कहा कि आप टेक्निकल एनालिसिस सीखो, और टेक्निकल एनालिसिस अगर सीखोगे ना, उस पे जो सक्सेस होने के चांसेस होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो मैंने कहा चलो टेक्निकल एनालिसिस सीख लेता हूँ। उससे पहले मैंने टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कुछ नहीं जानता था। तो धीरे-धीरे करके मैंने टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पढ़ने लगा। बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ाई-वढ़ाई नहीं करी, बस खाली इंडिकेटर को देखता था कि जैसे मूविंग एवरेजेस हैं, आरएसआई है, और अपना बॉलिंजर बैंड है, ये सारी चीज़ें जो है, एमएसीडी है। तो ये सारी चीज़ों को ना मैं बैक टेस्ट करने लग गया कि ये काम करते हैं, नहीं करते हैं। क्योंकि पहले तो मैं कुछ भी नहीं करता था, एटलीस्ट अब थोड़ा-सा मन में था कि कुछ सीख के शायद करूँगा तो शायद प्रॉफ़िटेबल हो जाऊँगा। तो फिर क्या करा, इन सारे इंडिकेटर को ना बैक टेस्ट करके मैं देखता था कि क्या ये सही है, सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जब मैंने उनको बैक टेस्ट करके देखा, मैंने तो बढ़िया काम कर रहे हैं, बाय का भी सिग्नल आ जाता है, सेल का भी सिग्नल आ जाता है, तो मैं दोबारा चालू कर सकता हूँ। और जो इतना लॉस हुआ है मेरे को, अभी अभी तक शायद 5 लाख करीब का लॉस हो चुका था मेरे को। तो अब उसके बाद मैंने कहा इसको रिकवर करना है, तो इसको दोबारा चालू करता हूँ। बट मैं अंदर से बहुत डरा हुआ था, क्योंकि 2 बार ऐसा हो चुका है मेरे साथ। तो अब मैं क्या करूँ, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? फिर भी मैंने कहा चलो थोड़ा छोटे से कैपिटल से स्टार्ट करता हूँ। शायद 1 डेढ़ लाख रुपए करके मैंने स्टार्ट किया उसको।
तो फिर टेक्निकल, क्योंकि आप जब पेपर पे करते हो ना बड़ा सही होता है, जब आप प्रैक्टिकल आके करते हो ना तो आपका माइंडसेट, आपका साइकोलॉजी बड़ा इम्पैक्ट करता है। तो पर जब मैं एक्चुअल ट्रेड लेने लग गया तो मैंने देखा कि इसमें भी लॉस हो रहा है, कुछ दिन प्रॉफिट होता था, कुछ दिन लॉस होता था। तो फिर क्या हुआ, साल भर के अंदर जो है वो, साल भर तो नहीं, शायद 6 महीने के अंदर ना वो कैपिटल भी वाइप आउट हो गया। तो अभी कम से कम 6 साढ़े 6 लाख रुपए में लॉस में बैठा हुआ था। तो अब मैंने कहा अब क्या करूँ, टेक्निकल भी देख लिया मैंने, फ्यूचर एंड ऑप्शन भी करके देख लिया, कैश में भी बाइंग सेलिंग करके, टिप जो, क्योंकि अधिकतर लोग आजकल क्या करते हैं टिप पे भरोसे रहते हैं, क्योंकि हर किसी ना किसी, कोई ना कोई दोस्त ऐसा होता है जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हो तो टिप देने वाला होता है, या तो टीवी से दो लोग देख लेते हैं, तो मैं भी ऐसे ही करा। तो इन टाइम पीरियड में इतना जो मैंने कैपिटल गवाया या जितने भी लॉसेस हुए मेरे को, इन टाइम पीरियड में मैंने कभी ना कोई बुक पढ़ने की ज़्यादा कोशिश नहीं करा। मैं हमेशा से ना शॉर्टकट ढूँढता रहा, कोई ऐसा शॉर्टकट मुझे मिल जाए ताकि मैं अपना लॉस रिकवर कर लूँ और ट्रेडिंग हमेशा के लिए क्या कर दूँ, छोड़ दूँ। बट ऐसा नहीं हुआ। तो फिर अब जब डिस्टी भी छोड़ के ना, फिर मैंने एक कंपनी जॉइन करी जिसमें मैं अभी करेंटली काम करता हूँ। एक पब्लिशिंग हाउसिंग है जो बुक्स वगैरह पब्लिश करते हैं। तो उसको जॉइन किया, और उसको जॉइन करने के बाद ना एक बड़ी अच्छी चीज़ मेरे साथ हुई कि मेरे आस-पास ना हमेशा बुक्स थे, क्योंकि हम जब क्यूबिकल में बैठते हैं, आप अगर किसी पब्लिशिंग हाउस में जाओगे ना, तो उसमें आप देखोगे चारों तरफ बुक्स होते हैं। तो मैं जो जिस एरिया में बैठता था ना, वहाँ पे ना सारे स्टॉक मार्केट के बुक्स होते हैं, चाहे वो लोकल इंडिया के बुक्स हों, चाहे इंटरनेशनल ऑथर के बुक्स हों, इस तरह के बुक्स वहाँ पे आस-पास रहते थे। और मैं उस टाइम पे क्या रहा था, दिल्ली में रहता था और मेरा ऑफ़िस जो है गुड़गाँव में था। तो मैं क्या करता था, कैब से आता-जाता था। तो मैंने कहा अब कैब क्या, क्योंकि 2 घंटे जाना, 2 घंटे आना, तो आप क्या करोगे? तो फिर मैंने सोचा कि ये जो बुक्स हैं ना, उनको पढ़ के देखता हूँ, क्योंकि इतना सारा वैसे ही करके देख लिया, कुछ तो हो नहीं रहा, तो बुक्स पढ़ लेता हूँ, शायद कुछ हेल्प होगा। तो मैंने उस टाइम पीरियड में साल, डेढ़ साल नो काफ़ी बुक्स पढ़े मैंने। मैंने मार्क मिनर्विनी के बुक्स पढ़े, ओ'नील के बुक्स पढ़े, ट्रेडिंग इन द ज़ोन, कई सारे बुक्स हैं जो स्टॉक मार्केट से जो रिलेटेड होते हैं, उनको मैंने पढ़ा। जब मैं ये सब पढ़ रहा था, तो मैंने एक चीज़ बड़ा अच्छा रियलाइज़ किया कि चलते तो सारे ही हैं, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस हो, चाहे वो कोई टेक्निकल इंडिकेटर हो, चाहे फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो, ये सारी चीज़ें तो चलती हैं। बट शायद मुझे इसलिए लॉस हो रहा था क्योंकि मैं बिना पढ़े कर रहा था और बिना समझे कर रहा था, और मुझे ना शॉर्टकट की तलाश में थी कि किसी तरीके से कुछ इंडिकेटर मिल जाए तो मैं उससे सक्सेसफुल हो जाऊँ। और एक चीज़ और मुझे पता चला कि जितने सारे ट्रेडर हैं, जो सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, आप अगर चाहे इंटरनेशनल देख लो, चाहे इंडिया में देख लो, जितने सक्सेसफुल ट्रेडर हैं ना, सबके में ना एक कॉमनैलिटी है, जो अच्छे इन्वेस्टर भी हैं, कि वो ना हमेशा जो जिस स्टॉक पे वो ट्रेड कर रहे होते हैं ना, वो स्टॉक ना फंडामेंटली बहुत अच्छा होता है। और फिर वो चाहे वो टेक्निकल यूज़ करे ना करे, वो उनके ऊपर है। तो इतने सारे बुक्स पढ़ने के बाद ना मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि सिंप्लिसिटी से पैसे बन सकता है। ये नहीं कि आप बहुत सारा इंडिकेटर आप लगा लो, क्योंकि अगर जब मैं टेक्निकल इंडिकेटर यूज़ कर रहा तो मैंने क्या करता था, चार्ट पे ना कम से कम 10 लगाता था, कोई ना कोई तो चलेगा करके। तो वो टू मच ऑफ इंडिकेटर की वजह से ना कन्फ्यूजन और ज़्यादा क्रिएट होती थी। मैंने कभी स्टॉक के फंडामेंटल के बारे में नहीं देखा कि स्टॉक फंडामेंटली अच्छा होगा ना तब चलेगा। तो ये जो बुक्स मैंने पढ़े सारे, तो उससे मुझे ये रियलाइज़ेशन हुआ कि स्टॉक जो भी लेना है ना, वो फंडामेंटली बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर वो फंडामेंटली बहुत अच्छा है, अगर टेक्निकली थोड़ा ठीक नहीं है, मतलब अगर टेक्निकली अगर गलत ले लेते हो, बाइंग सेलिंग गलत कर लेते हो, तब भी आप बच जाओगे। बट अगर वो फंडामेंटली अच्छा नहीं होगा, तो आप टेक्निकली कितना भी देख लो, वो अच्छा नहीं, मतलब आप वो चलेगा नहीं। तो इससे क्या हुआ कि मैंने सारे बुक्स वगैरह पढ़ने के बाद ना, मैंने फंडामेंटल पैरामीटर्स देखे कि कौन से ऐसी चीज़ें हैं, जो एक कंपनी में होना चाहिए, तभी मैं उस पे क्या करूँगा, ट्रेड करूँगा। तो इसलिए क्या करा मैंने, एक अपना एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाई कि किस तरीके से, बिकॉज़ आप अगर ऐसे देखोगे तो मार्केट में 4-5 हज़ार जो है कंपनीज़ ट्रेड करते हैं, तो आप फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स कैसे ढूँढोगे? तो इसलिए मैंने क्या करा कि ढूँढा मैंने वेबसाइट वगैरह की, कौन से ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ से मैं क्या करूँ, इन 4-5 हज़ार स्टॉकों में से फ़िल्टर करके ना फंडामेंटली अच्छे स्टॉक ढूँढ पाऊँ। जब फंडामेंटल की बात होती है, तो आजकल के जितने भी ट्रेडर हैं, और मतलब जो नए-नए स्टार्ट हुए हैं, चाहे पुराने ट्रेडर हैं, सभी को क्या लगता है फंडामेंटल एनालिसिस बहुत टफ है, क्योंकि उसके लिए बुक पढ़ना पड़ेगा, और सब हर चीज़ पता होनी चाहिए, पी रेशियो पता होनी चाहिए, कई सारे रेशियोज़ पता होगा, तब जाके फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो। बट मैंने बुक्स पढ़ने के बाद ये करा कि बेसिक चीज़ें की देख के भी ना फंडामेंटली अच्छे स्टॉक को ढूँढा जा सकता है। क्योंकि अदरवाइज़ अगर आप ये सोचोगे कि बहुत टफ है, और एक जैसे एक मिथ है कि मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए आपको फाइनेंस का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, आप बीकॉम होना चाहिए,
और MBA इन फाइनेंस होना चाहिए, तो ये भी एक बड़ा सा मिथ है। तो फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब मैंने जो समझा कि अगर 8-10 चीज़ें आप देखते हो, बड़ा सिंपल से तरीके की सेल्स कैसे हैं, उसके प्रॉफिट्स कैसे हैं, तो इस तरह की चीज़ को भी देख के ना आप फंडामेंटल अच्छे स्टॉक्स ढूँढ सकते हो। तो मैंने अपना एक प्रोसेस डेवलप किया कि किस तरीके से मैं अच्छा स्टॉक ढूँढूँगा, स्क्रीनर पे मैंने डाल के इस एक स्ट्रैटेजी बनाया मैंने कि इस तरीके से जो है मैं स्टॉकों को देखूँगा, अगर ये चीज़ें होंगी तो वो मेरे ट्रेड करने वाला स्टॉक होगा, नहीं तो नहीं करूँगा। और मैं टेक्निकल भी यूज़ करता हूँ, बट टेक्निकल 1 या 2 इंडिकेटर, जैसे मूविंग एवरेज बहुत सिंपल सा इंडिकेटर है, उसको यूज़ करके क्या करता हूँ, मैं बाय सेल करता हूँ। तो अब इस स्ट्रैटेजी को जब मैंने फाइनलाइज़ कर लिया, मैं अभी तक ट्रेड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं इतना पुराना बैड एक्सपीरियंस है, तो मैं सोचा स्टॉक मार्केट में तो कुछ नहीं करना। मतलब वो स्टॉक मार्केट में दोबारा तो एंटर करना ही नहीं करना। बट ये सब करने के बाद ना, सब कुछ जब सेट हो गया, फिर मैंने थोड़ा टेस्टिंग वगैरह करा कि हाँ, पिछले क्वार्टरों में ऐसा था, तो चल रहे, नहीं चल रहे। तो ये सब करने के बाद ना, तब भी डर के मारे मैं नहीं कर रहा था। बट फिर मैंने कहा चलो थोड़ा इस बार ना चांस करके देखते हैं। तो मेरे बड़े छोटे से कैपिटल से स्टार्ट किया, शायद 1 लाख, 1.5 लाख ऐसे मैं स्टार्ट किया मैंने। तो स्टार्ट करके मैंने देखा, जब 1 क्वार्टर गुजरा तो मैंने देखा मैं तो अच्छा खासा प्रॉफिटेबल हूँ। जहाँ यहाँ पे 1-1, 2-2% के लिए इतनी ज़्यादा फाइट हो रही है, फ्यूचर एंड ऑप्शन करो, स्ट्रैटेजी बनाओ, इंट्राडे करो, तो मतलब मंथ में अगर किसी को 2-3% मिल जाते हैं तो बहुत बड़ा जो है रिटर्न माना जाएगा वो। फिर मैंने कहा कि चलो अब मैं इसको टेस्ट करके देख रहा हूँ तो बहुत अच्छा रिटर्न है, तो क्यों ना इसको कंटिन्यू किया जाए। तो फिर मैंने 2-3 क्वार्टर जो है ना, उसी कैपिटल पे, मैंने बहुत ज़्यादा कैपिटल और ज़्यादा उसमें नहीं डाला। फिर उसी कैपिटल में 2-3 क्वार्टर और ट्रेड किया। फिर मैंने देखा बहुत बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है इसमें, और इसी वजह से मैं 6 से 7 साल हो गए मुझे, मैं इसी स्ट्रैटेजी को ही फॉलो करता हूँ। और स्ट्रैटेजी जो है बहुत सिंपल है कि फंडामेंटली अच्छे स्टॉक को ढूँढना और उसको टेक्निकली ट्रेड करना। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग टेक्निकल नहीं होना चाहिए। कोई भी एक सिंपल इंडिकेटर जिसको जो काम करता है उसको यूज़ करके वो ट्रेड कर सकते हैं। तो जिस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, 6 से 7 साल हो गए, मुझे इसी स्ट्रैटेजी पे ही मैं काम कर रहा हूँ, और 7 साल में शायद हर साल जो है मैं मैनेज कर लेता हूँ कि 20% से 25% के बीच में रिटर्न आए। 1-2 साल ऐसा हुआ होगा जो कम रिटर्न आया, क्योंकि हमेशा मार्केट के सिनेरियो सही नहीं हो सकते। मार्केट के सेंटीमेंट जब अच्छे होते हैं तो रिटर्न थोड़े अच्छे मिल जाते हैं, और मार्केट के सेंटीमेंट थोड़ा नहीं होगा तो रिटर्न कम मिले। बट हाँ, ऑन एन एवरेज जो है 20 से 25% का रिटर्न आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके जो है मैं कर पाता हूँ। अगर आपको डेवलप करना होगा तो इस तरीके से करा जा सकता है। और एक चीज़, बड़ी अच्छी चीज़ है इसमें, ये जॉब के साथ भी करा जा सकता है। बिकॉज़ क्या होगा ना कि अगर आप सिर्फ़ ये सोचो कि फुल टाइम आप देखते रहोगे, तब तो फिर आप जॉब साथ में नहीं कर सकते। बट इस तरह की स्ट्रैटेजी, या जिसको स्विंग ट्रेडिंग भी कहते हैं लोग, या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी कहते हैं, या आप इन्वेस्टिंग भी कह सकते हो। तो इस तरह के स्ट्रैटेजी को अगर आप अप्लाई करते हो ना, तो साथ में जॉब भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा लोगों को ये रहता है ना कि जॉब करते हुए कैसे कर लेंगे हम, वो तो नहीं होगा क्योंकि उसमें बहुत सारा टाइम देना पड़ता है। बट इस तरह के स्ट्रैटेजी में ना आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, जिसकी वजह से शायद क्या है, मैं जॉब कर पाता हूँ। मैं जॉब में भी अच्छा ग्रो कर रहा हूँ। अभी मैं कॉमर्शियल डायरेक्टर की तरह, एज़ ए कॉमर्शियल डायरेक्टर मैं किसी कंपनी में जॉइन कर रहा हूँ। तो जॉब में भी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा हूँ मैं, साथ-साथ ये स्ट्रैटेजी ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, तो जिसकी वजह से मैं स्टॉक मार्केट में भी अच्छा रिटर्न करता हूँ। तो कई साल तो ऐसे भी हुए, क्योंकि मेरा अब कैपिटल साइज़ भी बड़ा हो गया, तो कई साल ऐसा हुआ कि मेरी जो सीटीसी है, जो मुझे कंपनी से जो एनुअल सैलरी मिलती है, उससे ज़्यादा मैंने क्या करा, स्टॉक मार्केट से कमा लिया। तो फाइनेंशियल फ्रीडम तो है। मुझे अभी पता है कि जॉब छोड़ दूँगा तो मतलब मैं अपना जीवन-यापन तो कर सकता हूँ, बट मैं फिर भी जॉब नहीं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि जॉब करते रहने से क्या होता है, मुझे ना ओवरऑल एक्सपोज़र मिलता है कि क्या चल रहा है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, कंपनीज़ में क्या हो रहा है, या अलग-अलग तरीके के न्यूज़ पता, लोगों से आप मिलते-जुलते हो, क्योंकि आप ट्रेडिंग में क्या होगा, एक जगह बैठ के आप अपना ट्रेडिंग कर रहे हो, तो मुझे शायद वो थोड़ा सूट नहीं करता। तो मैं बाहर का एक्सपोज़र भी लेता हूँ, और साथ में ट्रेडिंग भी करता हूँ, और एक सक्सेसफुल ट्रेडर हूँ। पहले बहुत सारे मैंने लॉसेस खाए, बट हाँ, एटलीस्ट अब एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी है मेरे पास, जिसको यूज़ करके मैं प्रॉफ़िट कमा पाता हूँ। मैं आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना नहीं चाहता हूँ कि मैं जैसे 25% कमा रहा हूँ तो आप लोग भी 25% कमा लोगे, क्योंकि मेरा अगर जो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस देखोगे, या फिर जो मेरा जॉब का एक्सपीरियंस देखोगे, 15 साल का है। तो इसका मतलब आप ये मत सोचो कि 1-2 महीने में आप कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी बना लोगे और 20 से 25% साल का कमा लोगे। मैं इन्फ्लुएंस करना नहीं चाहता हूँ, और कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए या कोई भी चीज़ काम करने के लिए, जैसे
टाइम देना पड़ता है, तो स्टॉक मार्केट में भी सक्सेसफुल होने के लिए ना आपको टाइम देना पड़ेगा। आपको बुक्स पढ़ने पड़ेंगे या फिर आप मेंटरशिप ले सकते हो लोगों से, या नई-नई आजकल तो इन्फॉर्मेशन इतना अवेलेबल है, क्योंकि मेरे टाइम पे ना यूट्यूब भी इतने अच्छे से नहीं था, तो मैं बुक्स पढ़ के सीखा। आज तो कल तो यूट्यूब में भी इतने सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वहाँ से भी सीख सकते हो। तो आप ये कोशिश करा करो कि अगर आप कोई स्ट्रैटेजी को कर रहे हो, तो उसमें स्ट्रैटेजी में हमेशा के लिए स्टिक टू रहना है, क्योंकि आजकल क्या होता है ना, लोग एक स्ट्रैटेजी करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं यार ये नहीं चल रहा, क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट भी खराब हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से फिर क्या करेंगे, वो दूसरे स्ट्रैटेजी में चले जाते हैं। तो ये जो हर बार स्ट्रैटेजी बदलते रहोगे, तो कोई एक चीज़ में ना मास्टर नहीं बन सकते, जिसकी वजह से भी काफ़ी लोगों की, मैं जानता हूँ काफ़ी लोगों को, वो क्या करते हैं, हर 6 महीने में ना एक नई स्ट्रैटेजी पे चले जाएँगे, जिसकी वजह से उनको लॉस होता है। तो इसीलिए स्ट्रैटेजी को सिंपल रखो, और उसके बारे में मेहनत भी करना पड़ेगा, और आपको टाइम लेना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा उसको, और आप जो है नई-नई चीज़ें उसमें सीखना पड़ेगा, और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स है वो भी आपको करना पड़ेगा, तब जाके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर हो सकते हो। आप ये मेरे पे मत सोचना कि मैं अगर 25% कमा लेता हूँ, तो आप लोग कल परसों से साल में 25% कमा लोगे। तो ये आइडिया जो है थोड़ा-सा दिमाग में ना रखते हुए मेहनत के वाले साइड पे ज़रा ध्यान दो। बुक्स पढ़ो और नई-नई चीज़ें सीखो, और स्ट्रैटेजी को टेस्ट करो और उसमें इम्प्रूवमेंट्स करो, तब जाके हो सकता है कि आप 20-25% कमाओ। क्योंकि 20-25% का रिटर्न जो है साल में कमाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सभी लोगों को लगता है स्टॉक मार्केट बड़ा आसान है, आज जाएँगे और करोड़पति बन के आ जाएँगे। ये ऐसा चीज़ मैं नहीं कर रहा हूँ। तो इसीलिए आपको मेहनत करोगे, तब जाके आप जो है इस तरह के रिटर्न कमा सकते हो। एट द एंड में जो स्टॉक को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा मुझे इस प्लेटफॉर्म में बुलाने के लिए, ताकि मैं अपना स्टोरी शेयर कर पाया आप लोगों के साथ, और मैं अपनी जर्नी भी बता पाया, क्योंकि कोई भी चीज़ आप शॉर्टकट तरीके से नहीं पा सकते हो, कोई शॉर्टकट नहीं होता। मैं जर्नी बताने का यही रीज़न था, ताकि आप लोग समझो। सब लोग जो है कि एक फेज़ से निकलते हैं, स्ट्रगल फेज़ से निकलते हैं, तब जाके वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाते हैं। सो आई होप मेरी जर्नी से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच।